मैं निहाल चंद शिवहरे, निदेशक वित्तीय साक्षरता केंद्र झांसी, वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य, बदलाव और प्रासंगिकता विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। मेरे विचार से साहित्य और प्रकृति का संबंध प्रारंभ से ही रहा है। कोई भी काल रहा हो, प्रकृति के बिना साहित्य और साहित्य के बिना प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, सच चांदनी पिछी हुई है अवनी और अंबर में। कविवर की कालजी पंक्तियों की रचना के बाद समय चक्र परिवर्तित हुआ और मानव के द्वारा प्रकृति के अनाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण असंतुलन की समस्या उत्पन्न हुई, जिसकी परिणति बंजर जमीन, सूखे खेत, रेत से भरी नदियाँ, दूषित जल, हरे भरे जंगल के स्थान पर कंक्रीट की इमारतों का जाल, सुनामी, बाढ़, जंगल के जानवरों की विभिन्न प्रजातियों का लुप्त होना। प्रकृति और मानव के सामान्य संबंधों में जहाँ नदियों को माँ का रूप माना जाता रहा हो, पेड़ों की पूजा कर रक्षा सूत्र बांधे जाते रहे हों, परिवर्तन आते ही प्रकृति से वरदान स्वरूप मिलने वाले उपहारों के स्थान पर भूकंप के झटके, तूफान, चक्रवात से तबाही नियमित रूप से विश्व के अनेकों क्षेत्र में अभिशाप के रूप में प्राप्त होने लगे, जिसके कारण महामारी, बेरोजगारी व फसलों का असमय बर्बाद होना सौगात के रूप में मिला। मजबूर होकर अन्नदाता को शहरों में पलायन करना पड़ा और वे कृषक से मजदूर बन गए व उनकी पत्नी को घरों में काम वाली बाई के रूप में काम करना पड़ा। बच्चों को बाल मजदूर के रूप में कार्य करना मजबूरी हो गई, जिसके कारण साहित्य में वृक्षारोपण, पर्यावरण संतुलन के बारे में लेख, कविताएं आदि लिखी जाने लगी। प्रकृति पर मानव के अत्याचार निरंतर होते रहे, जिसकी परिणति के रूप में कोरोना जैसी महामारी के कहर से विश्व के सारे देश कांप गए और सबकी कल्पना के परे महामारी के सामने सभी नतमस्तक हो गए। अदृश्य वायरस के कारण हो रही लगातार मौतों के कारण सभी के मन में ऐसा भय समाया, जिसके कारण सरकारों ने अपने देश में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया, जिसके कारण रेल यात्रा, हवाई यात्रा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, कारखाने, बाजार पूरी तरह से बंद हो गए। कर्फ्यू के कारण सभी अपने घरों में कैद हो गए, विकास का पहिया रुक गया, विकास का पहिया रुक गया और अनेकों लोग बेरोजगार हो गए। इस आपदा के कारण भारत जैसे देश में लगभग 60 दिवस के लिए सभी सामाजिक व आर्थिक गतिविधियां बंद सी हो गईं। मनुष्य कैद में व जानवर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। इसका दूसरा सुखद परिणाम यह हुआ कि प्रकृति मानव के प्रकोप से बची रही। कल कारखाने बंद रहने से नदियों का प्रदूषण समाप्त होने लगा, घर पर गौरैया आने लगी, बुलबुल गाना गाने लगी, कोयल कूकने लगे, पक्षी गगन में विहार करने लगे, वायु शुद्ध हो गई, महानगरों में प्रदूषण का स्तर गिरने लगा, हिमालय की चोटियाँ साफ दिखने लगीं। आने वाले समय में हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव स्पष्ट एवं सुखद होगा। प्रकृति के प्रति नया दृष्टिकोण सुखद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं प्राध्यापक बालाजी गोविंदराव कारामुंगीकर, यशवंत कॉलेज अहमदपुर, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ से मैं पीएचडी शोध छात्र हूँ। आज मैं वैश्विक महामारी और हिंदी कविताएं
इस पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो घटित होता है वह साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी ने हर एक व्यक्ति का जीवन नर्क सा बना दिया है। हिंदी साहित्य में प्रकृति संबंधित एवं महामारी संबंधित साहित्य सृजन हुआ है। उसी का आधार बनाकर आज कोरोना जैसे वैश्विक महामारी साहित्य की हर एक विधा में साहित्यकारों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। मैं हिंदी साहित्य की कविता विधा और वैश्विक महामारी को लेकर निर्माण हुई कविताओं पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। जैसे महामारी पर एक कविता ऐसी बनी हुई है, कैसा समय कैसी सदी, कैसा समय कैसी सदी, हर पल यहाँ त्रासदी त्रासदी। एक वायरस के कोप से थमसी गई जीवन नदी, थमसी गई जीवन नदी। दुनिया न बन जाए कहीं, दुनिया न बन जाए कहीं, बस आज की ताज़ा खबर, फैला कोरोना का कहर, फैला कोरोना का कहर। डर है बहुत होठों पर, डर है बहुत होठों पर। वैश्विक महामारी का वर्तमान रूप कविता के माध्यम से कवियों ने स्पष्ट किया है। वैश्विक महामारी के डर से सारा विश्व खौफ के माहौल में जी रहा है। विश्व की सारी गलियां, सड़कें, शहर सुनसान दिख रही है। जैसे लग रहा है विश्व के सभी लोग कहीं चले गए हैं। सारा विश्व खाली खाली सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है दिन रात विश्व समुदाय के लोग सहमे हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसी बात को कविता के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहा गया है कि इंसानों की दुनिया कितनी नश्वर है, इंसानों की दुनिया कितनी नश्वर है, मृत्यु उपत्यका कहीं न बन जाए यह देश। घूम रहा है महासंक्रमण, घूम रहा है महासंक्रमण, बदले भेष। इसके पांव हजारों लाखों बाहें हैं, इसके पांव हजारों लाखों बाहें हैं, इसकी मंजिल एक हजारों राहें हैं। इसके मंसूबे हिंसक, मन विद्वेष, मन विद्वेष। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, समाज में घटित घटनाएं हिंदी साहित्य के हर एक विधा में दृष्टिगोचर होती है। उसी प्रकार हिंदी कविता में भी वैश्विक महामारी का वर्णन कवियों ने किया है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुजीत सिंह परिहार, ज्ञानोपासक महाविद्यालय जिंतूर, जिला परभणी, महाराष्ट्र से हूँ। मेरे आलेख का विषय है पद्माकर के काव्य में प्रकृति चित्रण। पद्माकर का आविर्भाव एक ऐसे युग में हुआ था जब भारत में राजनीति अपनी पूर्ण अस्त व्यस्त अवस्था में थी। मुगलों का आसन शनै शनै अपनी जरावस्था की ओर बढ़ रहा था। मुसलमान परस्पर युद्ध कर रहे थे और राजपूत तथा मराठे पुनः विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित करने में संलग्न थे। चारों ओर अस्त व्यस्तता का राज्य था। युग की छाप तत्कालीन साहित्य पर भी पड़ रही थी। श्रृंगार के नाम पर अश्लीलता का नग्न नृत्य हो रहा था। काम और वासना को उद्युक्त करने वाली रचनाओं की बाढ़ सी आ गई थी। रीतिकाल में भूषण के बाद वीर रस को आश्रय देने वाले पद्माकर ही है। पद्माकर ने श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों में कविताएं रची है। श्रृंगार की अपेक्षा उनमें वीर रस अधिक है। उनकी रचनाएं भक्ति संबंधी भी है। भक्तिपूर्ण रचनाओं में हार्दिकता का पूर्ण रूपेण विकास हुआ है। उनकी गंगा लहरी का एक एक छंद हृदय को छूता है। उसमें अनुभूति है और हृदय की तन्मयता भी। गंगा लहरी में उनकी भक्ति उमड़ पड़ी है और उसने गंगा तरंगों से तादात्म्य कर अपने आप को पूर्ण कर लिया है। गंगा की महानता और पावनता पर प्रकाश डालते हुए पद्माकर कहते हैं, एरे दगादार
मेरे पातक अपार तो ही गंगा की कछार में पछार छार करी हो। अर्थात वह अपने दगाबाज पाप को गंगा की कछार में डुबकी डालकर चूर चूर करके नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। गंगा की छवि पर विस्मय उद्युक्त कवि कैसे अनूठे शब्दों में उसके अनुपम सौंदर्य का वर्णन करता है। जेती छवि गंगा की तरगन में पाई है, तेती छवि छोर में न छिरची के छंद में। चैत में न चैत चांदनी हूं मैं, चमेलीन में चंदन में है न चंद चूड़ में, न चंद में और भी। श्वेत सुंदर नागराज पर देवताओं के देव शंकर की शोभायमान है। उनके सुंदर जटाओं में गंगा जी सुशोभित है। गंगा मैया की महिमा को तो देखिए कि उसके अमोघ प्रभाव से सारे रोग शोक तथा पाप पुंज समाप्त हो जाते हैं। वह त्रितापों को दूर करने वाली उदार गंगा मैया है। उनके भय से यमदूत भी भयभीत है तथा यमपुरी सुन्न पड़ गई है, क्योंकि उदार तथा पाप नाशिनी महान पावन गंगा का स्नान करने पर तो कहना ही क्या, सिर्फ नाम मात्र के स्मरण से पापियों में शिरोमणि भी सीधे मुक्तिधाम को प्राप्त करते हैं। कहे पद्माकर कुरोग से संगाती तेऊ, गैल में चलत भूली भूली घुटी घुटी गे। दगादार दोष चिन्ह दारिद बिलाई गए, फिकीर के फंद बिन छोरे छुटी छुटी गे। जौलो आऊं आऊं तेरे तीर तरंग, बीच ही में मेरे पाप पुंज लूटी लूटी गे। सहज सुपाय आप एक महापात की, गंगा मैया धोई तू तो दहे नीच आप है। हमारी भारतीय संस्कृति में गंगा का स्थान अद्वितीय है। यह देवताओं की नदी है, क्योंकि इसका नाम सुरसरी भी है। इसके महत्व के कारण ही हजारों तीर्थयात्री छोटे से पर्व से लेकर महान पर्व के अवसर पर गंगा स्नान के लिए देश के कोने कोने से आते हैं। देवता लोग भी इसकी स्तुति करते हैं। साधु का तो मानो वह जीवन अमृत ही है। मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगाजल डालकर उसकी आत्मा को पवित्र किया जाता है। घोर से घोर पाप का प्रायश्चित गंगा स्नान के द्वारा किया जाता है। अतः रीतिकाल में कवि पद्माकर ने अपने काव्य में गंगा के महत्व को इस तरीके से प्रतिपादित किया है। अतः आज युग के इस बदले हुए परिदृश्य में, कोरोना की महामारी के इस संकट में अगर हम देखें तो हमारा देश पिछले 60 दिनों से तालाबंदी में है, लॉकडाउन है। फलस्वरूप लोग आज घरों में कैद हैं, बाहर भी निकलते हैं तो कामों से। फलस्वरूप अगर हम बाहर देखें तो पर्यावरण शुद्ध हो चुका है, प्रकृति शुद्ध हो चुकी है। हमारे देश की सरकार हजारों करोड़ रुपए गंगा की स्वच्छता पर खर्च कर रही है, पर जितनी गंगा पवित्र नहीं हुई, इतने करोड़ों रुपए डालकर भी उतनी इन पिछले 2 महीने के अवसाद में अगर हम देखें तो आज गंगा पवित्र हो चुकी है। गंगा ही नहीं, देश की सारी नदियां आज निश्चल स्वच्छंद रूप से बह रही है, पवित्र हो चुकी है। अतः आज भी पद्माकर की ये रचनाएं प्रासंगिक लगती हैं। धन्यवाद। विद्वजनों को मेरा सादर अभिवादन। मेरा नाम ज्योति श्रीवास्तव है। मैं भातखंडी संगीत महाविद्यालय में MA चतुर्थ सेमेस्टर गायन की छात्रा हूँ। इसी के साथ मैंने हिंदी साहित्य से भी स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। हमारे सेमिनार के विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना विषय चुना है, कोरोना ने बदली मानव और प्रकृति की तकदीर। वर्तमान में मानवीय जीवन की अवधारणा बदल रही है। यदि हम मनुष्य के जीवन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास चरम पर हो रहा है। आज के आधुनिक शिक्षा और तकनीक ने हमारे आचरण को पूर्णतः बदल दिया है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति ना होगा कि हर 100 वर्षों में उत्पन्न होने वाली महामारी हमें इस बात का प्रमाण दे रही है कि मनुष्य ने प्रकृति पर कितने अनगिनत अत्याचार किए हैं। हिंदी साहित्य के साहित्यकारों में प्रकृति के सुकुमार कवि पंत की रचना को पढ़ने से हमें आज भी उसी रस की अनुभूति होती है, किंतु वर्तमान में उस रस की अनुभूति, उस साहित्य की अनुभूति शून्य प्राय होती जा रही है, क्योंकि हमने विध्वंस की चरम सीमा को पार कर लिया है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति ना
होगा कि किसी भी कवि ने कभी भी अपनी रचना में प्रकृति के अन्यतम रूप का, उसके स्वरूप का वर्णन ना किया हो। घनानंद, तुलसीदास, निराला, पंत, महादेवी सभी ने इस पर अपनी लेखनी चलाई है। प्रकृति के सौंदर्य का हृदय के अंतर स्थल तक उन्होंने वर्णन किया है। किंतु आज ग्लोबल वार्मिंग शब्द एक ऐसा फैशन हो गया है कि जब कोई गर्मी पड़ती है या कुछ भी होता है तो ग्लोबल वार्मिंग कहकर हम चिल्लाने लगते हैं, किंतु हम इसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। किसी भी समस्या का जन्म एकदम से नहीं होता है। जैसे माता के गर्भ में पलने वाला शिशु 9 महीने में अपना सफर तय करके बाहर आता है, वैसे ही समस्या छोटी से भीषण होने में समय लगता है। और इस भीषण समस्या को हम नाम दे रहे हैं आज के युग में कोरोना। जहां एक साथ 5 मनुष्य मर जाएं, तो हम बुरी आत्मा, बुरी दृष्टि, प्रेत आत्मा इन सब का हवाला देते हैं। वहीं कोरोना से ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को गंवा दिया है और आज के लोग इसे ईश्वर का अभिशाप मानने लगे हैं। वर्तमान में यदि एक लेखिका के रूप में मुझे मनुष्य और प्रकृति के मध्य कहानी, कविता या किसी भी विधा में अपनी कलम चलाने को कहा जाए तो मैं केवल और केवल समस्या के बारे में ही लिख पाऊंगी, क्योंकि मेरी कविताएं पंत के जैसे प्रकृति परक न होकर प्रकृति की परक होंगी। हिंदी साहित्य के किसी भी लेखक लेखिका की किसी न किसी रचना में पुष्प, बादल, पक्षी, वृक्ष ये सभी हमें प्राप्त हो जाएंगे, सभी हमें मिल जाएंगे। किंतु आज के हिंदी साहित्य में कोरोना की एंट्री हो गई है। जिस तरह यह मनुष्य को अपने चक्रव्यूह में फंसाकर काल का ग्रास बना रहा है, यमलोक में एंट्री निश्चित करवा रहा है, उसी तरह इसने साहित्य की भी हत्या कर देने का संकल्प कर दिया है। परिस्थितियां आज इतनी भयावह हो गई हैं कि मनुष्य दुख, त्रास, पीड़ा के अलावा अन्य किसी विषय पर विचार करने योग्य अपनी क्षमता को पूर्णतः खो चुका है। कहते हैं कि इंसान ऊपर से अपनी तकदीर ईश्वर से लिखवा कर आता है, किंतु आज इस भीषण महामारी में ऐसा लग रहा है जैसे हमारे हिंदी साहित्य पर भी शनि की 7.5 और राहु केतु की बुरी दृष्टि पड़ ही गई है। यह कोई मामूली बात नहीं है कि लाखों की संख्या में मनुष्यों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है और यमराज के घर की यात्रा इस कोरोना ने इन मनुष्यों की करवा दी है। बल्कि कुछ तो इस तरह की पीड़ा भोग रहे हैं कि उन्हें यदि उन पर या उनके लिए यदि हम कृति लिख दें या साहित्य की रचना कर दें तो उन्हें सांत्वना की जगह यह आलोचना ही लगेगी। आधुनिक युग में ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा का ह्रास होता जा रहा है, किंतु अब तो सभी नास्तिक होने की कगार पर। आधुनिक युग में ईश्वर के प्रति आस्था का ह्रास वैसे ही होता जा रहा है, किंतु अब तो लग रहा है कि मनुष्य नास्तिक ही हो गए हैं। माही माही या पिया पिया की रट छोड़कर यदि आप हरि हरि का नाम लेंगे तो जरूर इस त्राहिमाम से बच जाएंगे। भारत में या हमारी भारतीय संस्कृति में कहें तो शनिवार को पीपल के वृक्ष की, बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजन करने का प्रचलन रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमने सदैव ही वृक्षों को अपनी परम पूज्य माता का ही स्थान दिया है। यदि हमें अपने जीवन के चांसेस कहें तो जीवन जीने के चांसेस या थोड़ी सी लाइफ अपनी लॉन्ग बनानी है तो कम से कम एक पेड़ तो लगा ही लेना चाहिए, और यदि एक पेड़ भी नहीं लगा सकते तो छोटे छोटे फूलों के ही पौधे लगा लीजिए। मुझे तो अब चिंता अपने साहित्य की हो रही है, क्योंकि चिंतन करने के लिए हमारे पास हरियाली भरे वातावरण से उत्तम जगह कोई होती ही नहीं है, और वर्तमान में तो है ही नहीं लग रहा है, ढूंढना पड़ जाती है। कोरोना आ तो गया है, मगर अब इसे भगाने का कार्य भी हमें ही करना होगा, आपको नहीं लगता? हाँ, 2 गज की दूरी ही ये काम कर सकती है, मगर ये 2 गज की दूरी आप इंसानों के साथ रखिए, प्रकृति के साथ मत रखिए, नहीं तो ऊपर पहुंच जाएंगे। यमलोक में विमान तैयार है। हिंदी साहित्य और हमारी प्रकृति की ऐसी की तैसी ना हो जाए, इसीलिए इसे पढ़ते रहिए और आज के बदलाव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। इसके साथ ही हमारे साहित्य और प्रकृति के संबंध को कभी भी ना भूलिए। अंत में मैं यही कहकर अपनी बात को विराम दूंगी कि प्रकृति से संबंधित हमारा हिंदी साहित्य इस विपुल भंडार से भरपूर भरा हुआ है और समृद्ध है, मगर कोरोना के प्रभाव ने जहाँ प्रकृति को खुद हमें जितना प्रभावित किया है उतना ही हमें साहित्य को प्रभावित किया है। मैं यही कहकर अपनी
बात को विराम देना चाहूंगी कि हमारा हिंदी साहित्य प्रकृति के विवरण से भरा हुआ एक विपुल भंडार है और समृद्ध है। इसीलिए कोरोना के प्रभाव को हिंदी साहित्य पर और हम हिंदी साहित्यकारों पर ना पड़ने दें। धन्यवाद। सादर नमस्कार, प्रणाम। मैं निशा शर्मा गुरुकुल कामदेव विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आपके वेबिनार में जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जो मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ व्याख्यान, वह इस विषय पर है कि हिंदी काव्य पर महामारी का प्रभाव। तो इस समय जिस वैश्विक संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है, जिस महामारी से, कोरोना नामक वायरस से, उसने हमें जीवन के नए तरीके, तौर तरीके सिखा दिए हैं। ऐसे में साहित्यकार, रचनाकार, बुद्धिजीवी वर्ग के कई लोग जो अपने चिंतन मनन में लगे हुए हैं और कुछ न कुछ अपने प्रयासों द्वारा समाज के हित के लिए कर रहे हैं। मन पर पड़ने वाले प्रभाव को कैसे दूर किया जाए, मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कैसे दूर किया जाए इस बीमारी का, शरीर को भी स्वस्थ रखना है और मन को भी स्वस्थ रखना है। ऐसे में जो रचनाएं हमारे सामने आ रही हैं हिंदी साहित्य जगत से, जो कविताएं आ रही हैं, उसे हम ये तो नहीं कह सकते कि वह स्थायी रूप से चिरकालीन रहने वाली हैं, क्योंकि ये साहित्य उस गंभीरता को नहीं समेटे हुए है अभी। जब ऐसी धारणा बन जाती है या बनेगी तो ये संकट के बाद बनेगी कि जब इसका स्वरूप खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब एक तरह से चिरस्थायी साहित्य हमको प्राप्त होगा। उसकी गंभीरता तब आकलन करने में आएगी, जिस पर शोध किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, चिंतन और मनन किया जाएगा। इस समय जो प्रकृति है, वो प्रकृति अपने दो रूपों में है। हम उसका आकलन दो रूपों में कर सकते हैं। जहां तक मेरा दृष्टिकोण है, मैं समझती हूँ कि प्रकृति को जो परखने का इस समय नजरिया है पूरे विश्व स्तर पर, वह उसके दो स्वरूपों में सामने आ रहा है। एक तो उसका संयोगात्मक पक्ष और दूसरा उसका वियोगात्मक पक्ष। संयोग पक्ष में हो रहा है कि प्रकृति अपने आप को शुद्ध करने में लगी हुई है। वो स्वयं इतनी सजग हो रही है कि अपने आप को फिर से नए परिवेश, नए वातावरण में पहले जैसा ढालने में लगी है। उसमें उसके सौंदर्य को हम देख पा रहे हैं। नदियां हो, पशु पक्षी हो, जंगल हो, वन हो इत्यादि। तो यहाँ पर ये शुद्धिकरण हमको स्वच्छता के रूप में भी दिखाई दे रहा है और वातावरण, परिवेश जो बन रहा है, वो भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा हो रहा है। दूसरा जो चिंतन चल रहा है वो मनुष्य के परिवेश में चल रहा है। चूंकि प्रकृति में मानव भी आ जाता है, तो जिस मनुष्य की इस समय चर्चा जोरों पर है या जो ज्वलंत मुद्दा है, जो ज्वलंत समस्या है, वह इस वर्ग को लेकर के है कि जो वर्ग श्रमिक हैं, जिनको हम कामगार कह रहे हैं, जिनको हम मजदूर कह रहे हैं, जिनको हम श्रमिक कह रहे हैं, जब वो अपने गांवों की तरफ लौट रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, अपने प्रवास से दूर हो रहे हैं, तब उनके जीवन के संकट पर भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में अनेकों कविताएं जो मीडिया के माध्यम से, नेट के माध्यम से हमारे आंखों के सामने से रोज गुजरती हैं, उनमें उनका दुख दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा, उनकी संवेदना सब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो एक तरह से साहित्यकार ऐसे सृजन में लगा हुआ है कि मानव की चेतना को जागृत कर सके, समाज में भाईचारे को फैला सके, मानसिक तनाव को दूर कर सके। उसमें कहीं कहीं व्यंग भी आ जा रहा है, हास्य भी आ जा रहा है। तो इसका यह तात्पर्य नहीं हो जाता कि यह साहित्य एकदम से उच्च श्रृंखल है। उच्च श्रृंखलता बिल्कुल नहीं है। इस समय यथार्थ की बात ही चल रही है। सबके मन मस्तिष्क में कुछ न कुछ इस समय घूम रहा है। वो कुछ न कुछ लेखन मन में कर रहा है, दिमाग में कर रहा है। जो चीजें चल रही हैं चिर संचित नहीं है, वह स्थायी नहीं है। उसका, इस बीमारी का प्रभाव भी हमेशा रहने वाला नहीं है महामारी का। लेकिन इस महामारी ने काव्य धारा को देखने का परिदृश्य ही बदल दिया है। अब इस समय चिर स्थायी साहित्य तो हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन आने वाले समय में
हो सकता है कि हमको अच्छी अच्छी रचनाएं देखने को सुनने को मिले जो अपना प्रभाव दीर्घकालिक अवस्था तक बनाए रख सकने में सक्षम हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय मंच को नमन। आज का विषय है प्रकृति और कोरोना महामारी। प्रकृति को बचाने से हम देखते हैं प्राकृतिक दुनिया के साथ अनैतिक मानवीय व्यवहार महामारी के जोखिम को बढ़ा रहा है। जंगल और प्रकृति की बात आती है तो वह समय व्यवहारिक दूरी बनाए रखने का है। प्रकृति सभी जानवरों के सामूहिक भविष्य के लिए एक रिमोट बटन का काम कर रही है। जब विविधता बरकरार रहती जब जीव विविधता बरकरार रहती है और जंगली आवास भी बने रहते हैं, मनुष्यों को संक्रमित करने वाले रोग जनकों की संभावना भी कम हो जाती है। वायरस से होने वाले अधिकांश रोग वाइल्ड लाइफ से आते हैं, अतः हमें जंगली जानवर से वायरल आदान प्रदान की सबसे कमजोर कड़ी को खत्म करना ज़रूरी है। वन्य जीव खाद्य श्रृंखला को फिर से देखना होगा। एक स्वस्थ और मजबूत परिस्थिति बल हमें बीमारियों से बचाता है। पृथ्वी हमें इस बात की बार बार चेतावनी देती है कि हम पिछले एक दशक सापेक्ष आर्कटिक समुद्री बर्फ में भी तेजी से गिरावट देख रहे हैं। कई जानवर वायरस पैदा करने वाली बीमारियों के जनक होते हैं, मेजबान होते हैं। सभी जानवरों के भी परिवार होते हैं, भावनाएं होती हैं। उन्हें खाकर हम एक नैतिक सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, बच रहे हैं कि हम इंसान हैं। आज हमें वैश्विक चुनौतियों के साथ साहसिक परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि कोरोना वायरस संकट में कुछ लाया है यह है कि हम प्रत्येक अलग अलग सिस्टम को बदल सकते हैं। हम अपना व्यवहार काफ़ी जल्दी बदल सकते हैं। हमें जीवन जीने के न्यूनतम दृष्टिकोण भी अपनाने के साथ ही जीवन शैली को भी बदलना होगा, क्योंकि हमें विकास को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता भी होगी और है। प्रकृति को फिर से खुशहाल समृद्ध बनाएं। हम बीमार हैं क्योंकि प्रकृति हमारी बीमार है। प्रकृति के साथ किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम ही हमारा स्वास्थ्य है। आज कोरोना हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आ रहा है और दिखा रहा है। हमें संकेत देता है कि हम हमेशा प्रकृति का सम्मान करें और हमने प्रकृति को अपने कब्जे में रख कर जो गलती की है उस गलती का सुधार करें। यह उसी का दुष्परिणाम है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आर्थिक समृद्धि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कहीं भी कभी भी मिटाई जा सकती है। पृथ्वी बहुत छोटा सा नाजुक ग्रह है। इसे बचाने के लिए हमें अपनी हद में रहकर प्रकृति का सम्मान करना होगा, जो मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक और लाभकारी साबित होगा। हम चैन से रह सकेंगे। इसी के साथ हम धन्यवाद करती हूँ और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, ये मैं मंच के माध्यम से सभी से अनुरोध करती हूँ। बहुत बहुत